हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हम लोगों ने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बारे में पढ़ा है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में आप लोगों ने बहुत ही सिंपल कंसेप्ट समझे हैं। एटॉमिक ऑर्बिटल्स कैसे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कन्वर्ट होते हैं, फिर कैसे उन्हें आप लोगों ने अरेंज करके एक ऑर्डर बनाया था जिसमें आप लोग अलग अलग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स फिल करके अलग अलग टाइप के मॉलिक्यूल्स भी बना के दिखाए हम लोगों ने। बॉन्डिंग, इसके लिए हम लोगों ने 3 थ्योरी अभी तक पढ़ी। एक VSEPR थ्योरी पढ़ी, फिर उसके बाद VBT पढ़ी, दैट इज़ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ी, है ना। एंड आखिरी में हम लोगों ने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ी। नाउ बॉन्ड की अगर हम लोग बात करें तो बॉन्ड की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जिसे हम लोग आज डिस्कस करेंगे अंडर द हेडिंग ऑफ बॉन्ड पैरामीटर्स। बॉन्ड पैरामीटर्स, ये जो कोवैलेंट बॉन्ड है, इस कोवैलेंट बॉन्ड के कई सारे पैरामीटर्स जिसे हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स कह सकते हैं, ये हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। जिसमें सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है उसे हम लोग कहते हैं बॉन्ड एंगल। नाउ बॉन्ड एंगल, ये कंसेप्ट क्या है और कैसे आ सकता है, इसका रीज़न हम लोगों ने VBT में पढ़ के रखा है। हम लोगों ने ये समझा है VBT में कि जो कोवैलेंट बॉन्ड होता है इट इज़ डायरेक्शनल इन नेचर। क्योंकि कोवैलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, इट इज़ जस्ट बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और हाँ, और इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पर होते हैं, ऑर्बिटल्स के अंदर होते हैं। तो जो एंगल बनता है बिटवीन द 2 ऑर्बिटल्स होल्डिंग द बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, उसी को हम लोग कहते हैं बॉन्ड एंगल। जैसे कि मान लीजिए कि मेरे पास वाटर मॉलिक्यूल अगर है, तो वाटर मॉलिक्यूल जो होता है ये ऐसा होता है, राइट, होता है। एंड यहाँ पर ये एक ऑर्बिटल है, ये दूसरा ऑर्बिटल है। यहाँ पर आप लोग देखें तो इसका ऑर्बिटल ओवरलैप कर गया होगा एंड क्या बना होगा, बॉन्ड बना होगा। तो यहाँ पर जो आपको एंगल मिलता है दैट इज द एंगल बिटवीन द ऑर्बिटल्स होल्डिंग द बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, इसी को हम लोग कहते हैं बॉन्ड एंगल। एंड वाटर के केस में इस वैल्यू को अगर देखें तो ये होता है 104 डिग्री 28 मिनट का। अगर आप लोग मीथेन मॉलिक्यूल को देखें तो मीथेन मॉलिक्यूल में हम लोगों ने पढ़ा था कि ये जो हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड एंगल होता है ये 109 डिग्री 28 मिनट का होता है। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, बॉन्ड एंगल कहते हैं, बराबर है। देन दूसरी प्रॉपर्टी अगर हम लोग देखें तो हम लोग पढ़ेंगे बॉन्ड एंथैल्पी। बॉन्ड एंथैल्पी की अगर हम लोग बात करते हैं तो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज बॉन्ड एनर्जी। इसे हम लोग कहते हैं बॉन्ड एनर्जी। सिंपल तरीके से अगर देखा जाए तो बॉन्ड एनर्जी को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो पर्टिकुलर कोवैलेंट बॉन्ड ऑफ पर्टिकुलर टाइप, बराबर है। 2 एटम के बीच में बॉन्ड होता है, जी हाँ। इस पर्टिकुलर कोवैलेंट बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी लगती है उसी को हम लोग कहते हैं बॉन्ड एंथैल्पी। मीन्स बॉन्ड एंथैल्पी को हम लोग कुछ ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड to break 1 mole of particular bond, 1 mole of particular bond of particular type, specific type का हो गया particular type, between 2 atoms इन अ गैसियस स्टेट। बॉन्ड तोड़ते समय हम लोग मॉलिक्यूल को पहले किस में लेकर जाएंगे, गैसियस स्टेट में लेकर जाएंगे। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ पर्टिकुलर बॉन्ड, इनफैक्ट 1 मोल ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड ऑफ पर्टिकुलर टाइप कर सकते हैं, 1 मोल ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड of particular type between 2 atoms in a gaseous state is called as bond enthalpy. Now for diatomic molecules, it is observed कि जो बॉन्ड एनर्जी होती है दैट इज बॉन्ड एंथैल्पी इज ऑलमोस्ट इक्वल टू द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। देखिए जो डायटोमिक मॉलिक्यूल्स हैं उसमें बॉन्ड एंथैल्पी किसके बराबर हो जाती है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी के बराबर। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के बीच के बॉन्ड्स को तोड़ते हैं तो यू विल गेट 2 हाइड्रोजन एटम इन द गैसियस स्टेट।
एंड इसके लिए जो एनर्जी लगती है ये होती है पॉजिटिव 435.8 किलोजूल पर मोल होती है। देखिए इसका मतलब ये कि जो डायटोमिक मॉलिक्यूल है, हाइड्रोजन एक डायटोमिक मॉलिक्यूल है, जी हाँ, एंड इससे अगर आप लोग ब्रेक करना चाहें तो इन दैट केस आप लोगों को पता चलेगा कि एटम बने। ये बॉन्ड डिसोसिएट, मतलब ये बॉन्ड तोड़ा ना हमने, इसलिए बॉन्ड एंथैल्पी को क्या कह दिया हमने, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। इसे हम लोग एक और नाम दे सकते हैं, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। क्यों? क्योंकि देखिए जब बॉन्ड तोड़ा तो क्या बने, एटम्स बने, इसलिए इसे हम लोग एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन भी कह सकते हैं। नाउ इन केस ऑफ पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स, जो डायटोमिक मॉलिक्यूल्स है उसमें तो बॉन्ड एंथैल्पी का कंसेप्ट बिल्कुल सिंपल होता है, बट इन केस ऑफ पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स और पॉलीएटॉमिक आयंस हम लोग बॉन्ड एंथैल्पी का कंसेप्ट यूज न करते हुए हम लोग यूज करते हैं एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी का कंसेप्ट। ऐसे केस में जो बॉन्ड एंथैल्पी लेते हैं हम लोग वो क्या लेते हैं, एवरेज लेते हैं, पर्टिकुलर बॉन्ड्स कितने हैं उसके हिसाब से। कैसे? सपोज करिए कि फॉर एग्जांपल हम लोग वाटर को डिसोसिएट करना चाहते हैं, तो वाटर को जब डिसोसिएट करेंगे तो ये 2 स्टेप में होता है, एक स्टेप में नहीं होता। पहली स्टेप में हाइड्रोजन का गैसियस एटम एंड OH गैसियस रेडिकल आपको मिलता है, इसके लिए डेल्टा H होता है 502 किलोजूल पर मोल के आसपास होता है। कितना होता है? 502 किलोजूल पर मोल के आसपास होता है। एंड अगर हम लोग सेकेंड वाली स्टेप को देखें तो अब क्या होगा, ये जो OH रेडिकल है इसमें से बॉन्ड टूटेगा, ऑक्सीजन गैसियस एटम अलग होगा, हाइड्रोजन अलग हो जाएगा, एंड इसका अगर हम लोग बॉन्ड एंथैल्पी देखते हैं तो 427 किलोजूल पर मोल। तो ऐसे केस में आप लोग देखिए वाटर के केस में दोनों बॉन्ड कैसे दिख रहे हैं, सेम। सर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में, हाँ। तो हम लोग ये समझ सकते थे कि दोनों बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए जो एनर्जी लगेगी इट शुड बी इक्वल, क्योंकि बॉन्ड एक ही टाइप का है। बॉन्ड भले ही एक ही टाइप का है लेकिन दोनों ही केस में ऑक्सीजन के अराउंड जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो अलग अलग है। देखिए ये वाटर, ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, बराबर है। यहाँ पर ऑक्सीजन के अराउंड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस तरीके से है, लेकिन अगर आप लोग इस रेडिकल में देखें तो यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन के अराउंड जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो कुछ अलग टाइप से है, इसलिए बॉन्ड एंथैल्पी क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी। एंड देयरफॉर ऐसे केस में बॉन्ड एंथैल्पी हम लोग क्या लेंगे, एवरेज लेते हैं। तो एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी की अगर बात करें तो एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी हम लोग कैसे लेंगे, दैट इज एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी। एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी इसे हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा AH ऑफ OH बॉन्ड। किसकी एंथैल्पी निकाल रहे हैं, OH बॉन्ड की। तो ये कितना हो जाएगा, तो 502 प्लस 427 डिवाइडेड बाय 2, टोटल एनर्जी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ बॉन्ड्स। तो ये आप लोगों को मिलता है 464.5 किलोजूल पर मोल के आसपास। तो यहाँ पर देखिए जो पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं उन पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स के केस में हम लोग बॉन्ड एंथैल्पी न लेते हुए क्या लेंगे, एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी लेंगे। ये 2 कंसेप्ट क्लियर है, बॉन्ड एंगल एंड बॉन्ड एंथैल्पी। कंसेप्ट समझते हैं, दैट इज बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ क्या होता है, तो ये समझने के लिए जस्ट इमेजिन कि मेरे पास 2 एटम्स है, एक है ये वाला एटम और दूसरा है ये एटम, एंड मान लीजिए कि इन दोनों के बीच में बॉन्डिंग है। मीन सपोज दिस इज एटम A एंड दिस इज एटम B, और इन दोनों के बीच में ये मैंने बॉन्ड फॉर्मेशन दिखाया। तो बॉन्ड लेंथ का मतलब क्या, हमें पता है कि जब ये दोनों एक दूसरे की तरफ अप्रोच हुए होंगे बॉन्ड बनाने के लिए, तो इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, फोर्सेस ऑफ रिपल्शन है, ये सारे के सारे बैलेंस हो गए, एक इक्विलिब्रियम डिस्टेंस पे ये दोनों पहुंच जाएंगे, तब जाके क्या बनता है, बॉन्ड बनता है, बराबर है। मीन्स ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस आप लोगों को दिखता है, इसी को आप लोग क्या कहते हैं, इसका बॉन्ड लेंथ। तो बॉन्ड लेंथ की अगर हम लोग बात करें तो बॉन्ड लेंथ इज नथिंग बट द डिस्टेंस बिटवीन the equilibrium distance between the nuclei of 2 covalently bonded atoms, इसे हम लोग क्या कहेंगे, बॉन्ड लेंथ कहेंगे।
बॉन्ड लेंथ मेज़र करने के लिए हम लोग जनरली एक्सरे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं या फिर इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन मेथड होती है, इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं, इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन मेथड, राइट। सर बॉन्ड लेंथ से हमें क्या क्या पता चल सकता है? सबसे पहले तो आप लोगों को ये पता है कि जो कोवैलेंट बॉन्ड है, इस कोवैलेंट बॉन्ड को आप लोगों ने 3 टाइप में पढ़ा है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड, बराबर है। इसे हम लोग सिंगल बॉन्ड कहते हैं और इसे हम लोग कहते हैं मल्टीपल बॉन्ड्स। क्या कहते हैं? मल्टीपल बॉन्ड्स। तो एक चीज़ याद रखिए, जो बॉन्ड लेंथ होता है बिटवीन सिंगली बॉन्डेड एटम एंड बॉन्ड लेंथ बिटवीन द मल्टीपल बॉन्डेड एटम्स, इसमें फ़र्क होता है। कैसे फ़र्क होता है? अगर हम लोग बॉन्ड लेंथ की बात करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कार्बन एटम्स, कार्बन एंड कार्बन, इनके बीच के बॉन्ड की अगर बात करते हैं तो इट इज़ ऑब्जर्व दैट कि यह है कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, यह है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एंड यह है कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। इसका मतलब क्या कि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड ये काफ़ी बड़ा है, हाँ ये नियर अबाउट 154 पिकोमीटर के आसपास होता है। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड देखें तो 134 पिकोमीटर के आसपास होता है एंड ट्रिपल बॉन्ड को देखें तो ये होता है 120 पिकोमीटर के आसपास। तो यहाँ पर एक चीज़ समझ में आ रही है कि जब एटम्स सिमिलर है तो ऐसे केस में जैसे जैसे मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड बढ़ते जाएगा वैसे वैसे बॉन्ड लेंथ क्या होता जाएगा? कम कम होता जाएगा। मीन्स बॉन्ड लेंथ ये एटम के साइज के ऊपर डिपेंड करता है एंड मल्टीप्लिसिटी ऑफ द बॉन्ड के ऊपर। एटम का साइज अगर छोटा है तो बॉन्ड लेंथ क्या रहेगी? कम रहेगी। एंड एटम का साइज अगर बड़ा है तो ऐसे केस में बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। देखिए एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज करिए HF है हमारे पास, HCl है, HBr है एंड HI है। तो इट इज़ ऑब्जर्व दैट कि यहाँ पर जो बॉन्ड लेंथ है ये सबसे ज़्यादा होगी। क्यों होगी? क्योंकि पीरियोडिक टेबल में क्लोरीन से लेके आयोडीन पे जब जाते हैं तो साइज बढ़ जाता है। तो ऐसे केस में इन दोनों के बीच का इक्विलिब्रियम डिस्टेंस ज़्यादा है एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन, क्योंकि फ्लोरीन का साइज क्या होता है? छोटा होता है। सो देयरफॉर बॉन्ड लेंथ की अगर आप लोग बात करते हैं यहाँ पर बॉन्ड लेंथ, तो HI की बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है एज कम्पेयर टू HBr, एज कम्पेयर टू HCl, एज कम्पेयर टू HF। यहाँ पर एक चीज़ याद रखिए कि शॉर्टर बॉन्ड जो होता है वो स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होता है। शॉर्टर बॉन्ड इज़ अ स्ट्रॉन्गर बॉन्ड, मतलब बॉन्ड लेंथ अगर कम है तो ऐसे केस में उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए लगने वाली क्या है? एनर्जी काफ़ी ज़्यादा होती है। सो दिस इज़ द कंसेप्ट ऑफ द बॉन्ड लेंथ। आप लोगों को यहाँ पर एक सिंपल तरीका मिलता है, आपको ये पता चल जाता है, आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होगा, कौन सा बॉन्ड वीकर होगा। कैसे? तो बॉन्ड लेंथ अगर पता है तो। देन एक और टर्म समझते हैं, दैट इज बॉन्ड ऑर्डर। हालांकि बॉन्ड ऑर्डर कैसे कैलकुलेट करते हैं ये आप लोगों ने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के एप्लीकेशन में पढ़ के रखा है। बॉन्ड ऑर्डर की अगर हम लोग बात करें तो बॉन्ड ऑर्डर बहुत ही सिंपल तरीके से डिफाइन किया था लेविस ने। बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू नंबर ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म्ड बिटवीन टू एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। देखिए कितना सिंपल है, तब दो एटम के बीच में कितने बॉन्ड बनते हैं उसी को हम लोग क्या कहने वाले? बॉन्ड ऑर्डर। इसका मतलब अगर आप हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को देखें तो यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर कितना दिख रहा है? 1। क्लोरीन मॉलिक्यूल को देखें तो क्लोरीन मॉलिक्यूल ऐसे होता है, बॉन्ड ऑर्डर कितना है? 1 है। ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को अगर चेक करते हैं तो ऑक्सीजन इस तरीके से होता है, बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया? 2 हो गया। नाइट्रोजन को अगर हम चेक करें तो नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन होता है, यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया? फिर 3 आ गया, बराबर है ना। एक चीज़ याद रखिए कि फॉर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज मतलब क्या? जिसमें इलेक्ट्रॉन का नंबर क्या होता है? सेम होता है। बॉन्ड ऑर्डर ऑल्सो सेम, बॉन्ड ऑर्डर इज ऑल्सो सेम होता है। देखिए कैसे होता है, अगर हम लोग इसे देखें CO N2 या फिर NO पॉजिटिव को देख लीजिए, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है? कार्बन के 6 और इसके 8, टोटल 14 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर कितने हैं? 14 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर कितने हैं? 14 इलेक्ट्रॉन्स है। ये सारे के सारे क्या है? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है। इसमें बॉन्ड ऑर्डर को अगर आप लोग देखते हैं तो यहाँ पर आपको बॉन्ड ऑर्डर मिलता है 3। एंड सिंपल मॉलिक्यूल्स में अगर हम लोग देखें
तो नाइट्रोजन सिंपल डायटोमिक मॉलिक्यूल में अगर देखें तो नाइट्रोजन जो है ये ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें बॉन्ड ऑर्डर 3 होता है, सबसे हाईएस्ट है ये सिंपल मॉलिक्यूल में सबसे हाईएस्ट। नाउ बॉन्ड ऑर्डर से आपको क्या पता चलता है? तो बॉन्ड ऑर्डर से आप लोगों को पता चलता है स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल के बारे में। कैसे? जैसे जैसे बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा वैसे वैसे मल्टीप्लिसिटी बढ़ेगी। हाँ, बॉन्ड ऑर्डर जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे बॉन्ड की मल्टीप्लिसिटी बढ़ेगी, एंड बॉन्ड की मल्टीप्लिसिटी बढ़ेगी तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। बॉन्ड लेंथ जब कम होगी तो उससे तोड़ने के लिए लगने वाली बॉन्ड एंथैल्पी बढ़ जाती है। जब बॉन्ड एंथैल्पी बहुत ज़्यादा होती है तो हम लोग उस बॉन्ड को काफ़ी ज़्यादा स्टेबल मानेंगे, राइट। तो ये है कंसेप्ट बॉन्ड ऑर्डर। फिर इसके बाद हम लोग चलते हैं दैट इज पोलर कैरेक्टर इन कोवैलेंट बॉन्ड फाइंड आउट करने। पोलर कैरेक्टर इन कोवैलेंट बॉन्ड। आप लोगों को कोवैलेंट बॉन्ड का मीनिंग पता है अच्छे से। कोवैलेंट बॉन्ड को सिंपली हम लोग ऐसे भी तो बता सकते हैं, द बॉन्ड विच इज फॉर्म बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब दो एटम के बीच में इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं और बॉन्ड जो बनता है उस बॉन्ड को हम लोग कौन सा बॉन्ड कहते हैं? कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं, बराबर है ना। ये जो कोवैलेंट बॉन्ड है ये हम लोग 2 टाइप में रखते हैं, नॉन पोलर एंड पोलर। कैसे? जब कोवैलेंट बॉन्ड बनता है बिटवीन 2 एटम्स हैविंग नो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, मीन्स जब 2 सेम एटम के बीच में कोवैलेंट बॉन्ड बनता है, फॉर एग्जाम्पल यू कैन से हाइड्रोजन, क्लोरीन, नाइट्रोजन और इवन ऑक्सीजन, इवन फ्लोरीन। तो इन एटम्स को देखिए, इन मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन के साथ जुड़ा है, क्लोरीन के साथ जुड़ा है, बराबर है, ऑक्सीजन के साथ जुड़ा है, ऐसे। तो इस केस में दोनों की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? सेम है। ऐसे केस में यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन की पेयर शेयर्ड है ना, इलेक्ट्रॉन की जो पेयर शेयर्ड है वो दोनों के बीच में है। मतलब एग्जैक्टली ये दोनों एक दूसरे की इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहे हैं लेकिन अपने तरफ नहीं खींच सकते, बराबर है, अपने तरफ नहीं खींच सकते। तो ऐसा जो बॉन्ड होता है इसे आप लोग कहते हो नॉन पोलर बॉन्ड। इसे हम लोग क्या कहेंगे? नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड कहेंगे। बट जब कोवैलेंट बॉन्ड 2 अलग अलग एटम के बीच में बनता है, कोवैलेंट बॉन्ड जब 2 अलग अलग एटम्स के बीच में बनता है, 2 अलग अलग एटम्स है मतलब दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? अलग अलग है। तो ऐसे केस में कोवैलेंट बॉन्ड के अंदर पोलैरिटी आ सकती है, एंड इस केस में जो कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा उससे आप लोग कहेंगे पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। कैसे? फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोग हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन के बीच के मॉलिक्यूल फ्लोरीन के बीच के बॉन्ड की स्टडी करते हैं तो यहाँ पर ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन है? फ्लोरीन है। तो ऐसे केस में फ्लोरीन क्या करेगा? यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन की पेयर शेयर्ड है वो अपने तरफ खींच लेगा। एज अ रिजल्ट फ्लोरीन के अराउंड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा आ गया, फ्लोरीन विल अक्वायर पार्शियल नेगेटिव चार्ज एंड हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर गया टुवर्ड्स फ्लोरीन। तो ऐसे केस में हाइड्रोजन विल अक्वायर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो ये जो मॉलिक्यूल है इसमें पोलैरिटी आ गई, पॉजिटिव एंड नेगेटिव पोल। ऐसे केस में जो बॉन्ड बना इसे हम लोग क्या कहेंगे? पोलर कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। तो कोवैलेंट बॉन्ड को अगर हम लोग देखें तो नॉन पोलर एंड पोलर की कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। जब 2 सेम एटम के बीच में बॉन्ड बनता है तो वो होता है नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड, एंड 2 अलग अलग एटम्स के बीच में जहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस आता है तो वो बॉन्ड हमेशा कैसा रहेगा? पोलर रहेगा। अब देखिए ये बॉन्ड पोलर है, हमेशा OH के बीच वाला बॉन्ड पोलर होता है, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ये भी बॉन्ड को अगर देखें तो ये बॉन्ड पोलर है। कार्बन ऑक्सीजन के बीच वाले बॉन्ड को देखें तो ये भी पोलर है, चाहे वो सिंगल बॉन्ड हो या फिर डबल बॉन्ड हो। तो ये कुछ पोलैरिटी है और इन पोलैरिटी के कारण हमें केमिकल्स का प्रॉपर्टी मिलती है बहुत सारे कंपाउंड्स के अंदर। तो पोलर कैरेक्टर इन कोवैलेंट बॉन्ड ये समझ में आया। देन कोवैलेंट बॉन्ड की एक और कैरेक्टरिस्टिक को हम लोग समझते हैं जिसकी हेडिंग मैंने दी है डाइपोल मोमेंट।
डाइपोल मोमेंट को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं बाय द ग्रीक लेटर म्यू है। एंड डाइपोल मोमेंट एक्चुअली होता क्या है, तो डाइपोल मोमेंट इज द प्रोडक्ट, वो एक मल्टीप्लिकेशन है किसका, द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स ऑफ पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्जेस। देखिए, इट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्जेस। मीन्स मैथमेटिकली अगर हम लोग देखें तो जो म्यू है दैट इज डाइपोल मोमेंट, म्यू इज इक्वल टू होता है Q इंटू आर के बराबर, वेयर Q की अगर बात करें तो इट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज एंड R का मतलब होता है इट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्जेस। तो यहाँ पर जो मल्टीप्लिकेशन आता है इसे हम लोग क्या कहते हैं, डाइपोल मोमेंट कहते हैं। नाउ डाइपोल मोमेंट की अगर बात करें तो डाइपोल मोमेंट को हम लोग काउंट करते हैं इन द डीबे यूनिट, डीबे रिप्रेजेंट करते हैं बाय कैपिटल D एंड 1 डीबे इज इक्वल टू होता है 3.33564 इंटू 10 टू द पावर -30 cm लिखा है मैंने। C का मतलब होता है कूलोम्ब, C का मतलब कूलोम्ब एंड M इज नथिंग बट द मीटर, क्योंकि डिस्टेंस का ऐसा यूनिट होता है। नाउ डाइपोल मोमेंट की अगर हम लोग बात करते हैं तो डाइपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ना वेक्टर क्वांटिटी का मतलब क्या, जिसके पास डायमेंशंस है, बराबर है ना, क्वांटिटी भी है एंड डायरेक्शन भी है। तो ऐसे केस में इसे हम लोग वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं एंड इसे रिप्रेजेंट करते बाय लाइक दिस एरो। यहाँ पर ये क्रॉस्ड एरो है, यहाँ पर टेल में मैंने क्रॉस लगा दिया एंड ये है हेड, और ये हमें क्या बताता है, ये हमें बताता है कि टूवर्ड्स द निगेटिव सेंटर, मतलब ये जो टेल है ये टेल किसके पास रहेगी, पॉजिटिव सेंटर की तरफ, एंड ये हेड किसके तरफ रहेगा, निगेटिव सेंटर की तरफ। फॉर एग्जांपल जैसे हम लोग हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन के बीच में बॉन्ड देखे तो यहाँ पर सिंपल कंसेप्ट देखो, टेल रहेगा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट के ऊपर एंड हेड रहेगा किसके तरफ, इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट की तरफ, जो आपको ये बताएगा कि इलेक्ट्रॉन डायरेक्शन किस साइड में है, मतलब किस साइड में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं। यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन यहाँ से स्टार्ट होगा और ये वेक्टर कहाँ पर दिखाएंगे हम लोग, फ्लोरीन के ऊपर डाइपोल मोमेंट। इसका डाइपोल मोमेंट अगर देखें तो ये होता है 1.91 डीबे, काफ़ी ज़्यादा ये पोलर कंपाउंड है ना, काफ़ी ज़्यादा ये कंपाउंड पोलर है। तो क्या सर मॉलिक्यूल्स की पोलरिटी हम लोग डाइपोल मोमेंट के साथ काउंट कर सकते हैं? जी हाँ। मीन्स मॉलिक्यूल पोलर है, ठीक है, कितना पोलर है, कम पोलर या ज़्यादा पोलर, ये कैलकुलेट करने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल कर सकते हैं, डाइपोल मोमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। ना यहाँ पर देखो डायटोमिक मॉलिक्यूल्स की अगर बात करें तो डाइपोल मोमेंट तो बहुत सिंपल आप लोग रिप्रेजेंट करा सकते हैं, बट इन केस ऑफ पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स और आयन हम लोग छोटी शेडिंग बनाते हैं, दैट इज डाइपोल मोमेंट इन अ पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। ना पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स की अगर हम लोग बात करें तो पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स में जो डाइपोल मोमेंट आपको मिलती है वो इंडिविजुअल बॉन्ड्स के कारण आप लोगों को मिलती है। मीन्स इन केस ऑफ पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स आप लोगों को जो रिजल्टेंट डाइपोल मिलता है इट इज डिसाइडेड बाय 2 फैक्टर, जिसमें पहला फैक्टर होता है शेप ऑफ द मॉलिक्यूल, शेप ऑफ मॉलिक्यूल, that is you can say spatial arrangement of atoms in space, and दूसरा होता है that is dipole moment ड्यू टू बॉन्ड डाइपोल। ये मैंने ऐसे लिखा, बुक में अलग तरीके से मिल जाएगा। देखिए पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल के केस में जो आपको ओवरऑल डाइपोल मोमेंट मिलता है मॉलिक्यूल का वो 2 फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड है। पहला मैंने लिखा शेप ऑफ द मॉलिक्यूल दैट इज स्पैटियल अरेंजमेंट ऑफ एटम इन द स्पेस, एंड दूसरा होता है कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडिविजुअल बॉन्ड डाइपोल, मतलब डाइपोल मोमेंट ड्यू टू बॉन्ड्स, देयर आर डाइपोल मोमेंट ड्यू टू इंडिविजुअल बॉन्ड डाइपोल। नाउ जब कभी डाइपोल मोमेंट्स इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में जाता है, या फिर अपोजिट डायरेक्शन ये है
तो ऐसे केस में डाइपोल मोमेंट जीरो भी आ सकता है। जैसे ये देखिए फॉर एग्जांपल BeF2 मॉलिक्यूल, अगर हम लोग BeF2 मॉलिक्यूल को समझते हैं तो यहाँ पर सेंट्रल एटम है बेरिलियम, यहाँ पर अगर फ्लोरीन है, यहाँ पर अगर फ्लोरीन है, तो ये बॉन्ड पोलर है, क्लियर दिखता है। देखिए पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट फ्लोरीन है, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन अपने तरफ खींचेगा। मीन्स इन दिस केस अगर हम लोग डाइपोल मोमेंट्स को रिप्रेजेंट करें तो सर डाइपोल मोमेंट ऐसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, हाँ। एंड इस साइड में देखें तो डाइपोल मोमेंट ऐसे रिप्रेजेंट होगा, क्योंकि ये इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, ये देखो ये इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, दोनों इक्वल एंड अपोजिट साइड में खींच रहे हैं, तो दोनों एक दूसरे के डाइपोल्स को क्या कर देंगे, कैंसल्ड कर देंगे। म्यू इज इक्वल टू कितना रहेगा, 0 रहेगा। जिसका दूसरा एग्जाम्पल आप लोग CO2 भी देख सकते हैं, वहाँ पर भी डाइपोल मोमेंट आपको 0 मिलता है। अगर आपके पास ये ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल है ना, ये लीजिए टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल BF3, इस केस में आप लोगों को रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट भी 0 मिलता है। क्यों मिलता होगा वो सोचना पड़ेगा। अगर आप लोग इन तीनों बॉन्ड डाइपोल को देखें, है ये तीनों बॉन्ड डाइपोल है, तो बोरॉन एंड फ्लोरीन में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, तो ऑब्वियसली फ्लोरीन है। मतलब सर यहाँ पर अगर हम लोग डाइपोल मोमेंट को शो करें तो हमें इस टाइप से करना पड़ेगा। जी हाँ, देखिए नाउ इट इज ऑब्जर्व दैट कि यहाँ पर ये वेक्टर सम इस डायरेक्शन में है, ये वेक्टर इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये वेक्टर इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो जब किसी एक वेक्टर को किसी दो के साथ हम लोग काउंट करके देखें यहाँ पर, मतलब इस बॉन्ड के डाइपोल मोमेंट को अगर हम लोग इस दोनों बॉन्ड्स के डाइपोल मोमेंट के साथ कंपेयर करके देखें तो वो दोनों इक्वल एंड अपोजिट बन जाता है। मीन्स देखिए ये फ्लोरीन इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन की पेयर को अपने तरफ पुल करेगा, जी हाँ, उतने ही जोर से आधी ताकत ये लगाएगा, आधी ताकत ये लगाएगा, मतलब दोनों की ताकत क्या हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी। एंड ऐसे केस में रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट आपको 0 मिलता है यहाँ। देन लोन पेयर्स एंड डाइपोल मोमेंट, मतलब क्या, इट इज ऑब्जर्व कि मॉलिक्यूल में अगर लोन पेयर प्रेजेंट है तो इट इज ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटेड इन द ओवरऑल डाइपोल मोमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल। मीन्स जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, लोन पेयर है, उसे भी हम लोग डाइपोल मोमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल मानते हैं। जी हाँ, बिल्कुल मानते हैं। कंसीडर अमोनिया एंड वाटर। अगर हम लोग अमोनिया की बात करें तो नाइट्रोजन के ऊपर एक लोन पेयर होती है एंड वाटर में ऑक्सीजन के ऊपर कितनी लोन पेयर होती है, 2। इट इज ऑब्जर्व दैट कि डाइपोल मोमेंट ऑफ द अमोनिया ये होता है 1.84 डीबे, 1.84 डीबे होता है, सॉरी 1.48 डीबे होता है। एंड अगर हम लोग वाटर का डाइपोल मोमेंट देखते हैं तो ये होता है 1.85 डीबे। सर ऐसे कैसे होगा, तो इनके स्ट्रक्चर को समझो और लोन पेयर की अरेंजमेंट को देखो। अगर हम अमोनिया की बात करते हैं तो अमोनिया को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ये पिरामिडल स्ट्रक्चर है अमोनिया का, ठीक है ना। यहाँ पर कौन होंगे, तो हाइड्रोजन एटम होंगे। तो सर अगर हम लोग इन बॉन्ड डाइपोल्स को उनका डायरेक्शन दें तो नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज़्यादा है, नाइट्रोजन की। मतलब ये कि डाइपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है, हाँ ठीक है, इस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है। एंड ये जो लोन पेयर है, दिस ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट्स टूवर्ड्स द डाइपोल मोमेंट। मतलब क्या, यहाँ पर ये तीनों बॉन्ड की जो डाइपोल मोमेंट है ये एक ही डायरेक्शन में जा रही है। तो यहाँ पर ओवरऑल डाइपोल मोमेंट की अगर हम लोग बात करें तो इन सारे डाइपोल मोमेंट का वेक्टर क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा। एंड इन दैट केस आप लोगों को म्यू कितना मिला, 1.48 डीबे। सर लेकिन ऑक्सीजन में ज़्यादा कैसे मिला, देखते हैं। ऑक्सीजन इन वाटर ये ऐसे अटैच होता है 2 हाइड्रोजन के साथ। यहाँ पर 2 लोन पेयर्स है और इन 2 लोन पेयर्स को मैं ऐसे रिप्रेजेंट करा सकता हूँ। ये देखिए, अब ये जो बॉन्ड डाइपोल्स है ये भी तो पोलर बॉन्ड्स हैं, हाँ पोलर बॉन्ड्स जहाँ पर आगे वहाँ पर डाइपोल मोमेंट आ सकता है, कंपलसरी नहीं, क्योंकि वो डिपेंड करते कैंसल्ड होता है या नहीं होता। तो यहाँ पर इस डायरेक्शन में देखिए डाइपोल मोमेंट जाएगा, इस डायरेक्शन में डाइपोल मोमेंट जाएगा, हाँ। एंड लोन पेयर्स तो इस साइड में है, मतलब सर इस साइड में वेक्टर सम और हुए हैं, बराबर ना, और भी है, हाँ बिल्कुल है। तो ओवरऑल जो डाइपोल मोमेंट है इस केस में, इन केस ऑफ वाटर, इट इज मोर एज कंपेयर टू दैट ऑफ द अमोनिया है। इसीलिए पानी का डाइपोल मोमेंट ज़्यादा है, पानी पोलर है, बराबर है।
अब कंपेयर करते हैं अमोनिया एंड NF3 मॉलिक्यूल के बॉन्ड डाइपोल्स को। इस केस में अमोनिया का डाइपोल मोमेंट हमें ज़्यादा मिलता है एज कंपेयर टू NF3 नाइट्रोजन ट्राईफ्लोराइड। क्यों मिलता है देखते हैं। पहले दोनों का स्ट्रक्चर बना लीजिए। अमोनिया का स्ट्रक्चर तो अभी अभी आप लोगों ने बना के देखा ही है। अमोनिया का स्ट्रक्चर हम लोगों ने कुछ इस तरीके से बना के दिया है, ठीक है। अगर नाइट्रोजन ट्राईफ्लोराइड की बात करते हैं तो नाइट्रोजन ट्राईफ्लोराइड का स्ट्रक्चर भी वैसे ही होता है जैसे अमोनिया का स्ट्रक्चर होता है, ये देखिए। राइट नाउ इस केस में अगर हम लोग इनके डाइपोल मोमेंट्स को देखते हैं तो अमोनिया के केस में आप लोगों को जो डाइपोल मोमेंट मिलता है ये होता है 4.90 इंटू 10⁻⁻30 किलोमीटर में लिया है, यहाँ पर डिबे में लिया था। एंड इन केस ऑफ NF3 आपको म्यू मिलता है 0.9 इंटू 10⁻⁻30 किलोमीटर। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि सर अगर हम लोग इलेक्ट्रोनिगेटिविटीज़ की बात करें तो यहाँ पर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव कौन है? नाइट्रोजन। यहाँ पर नाइट्रोजन एंड फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी में किसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा होगी? तो ऑब्वियसली फ्लोरीन की होगी। तो फिर बॉन्ड डाइपोल किस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस एटम की तरफ जा रही है? देखिए तो यहाँ जा रही है टूवर्ड्स द नाइट्रोजन। हाँ ये तो पहले भी देखा है, टूवर्ड्स द नाइट्रोजन। एंड ये किसके तरफ जाएगी? ओवरऑल लोन पेयर्स की तरफ, मतलब पूरा का पूरा जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो एक ही डायरेक्शन में जा रहा है। इन केस ऑफ NF3 ऐसा नहीं होता। देखिए नाइट्रोजन एंड फ्लोरीन के बीच वाला बॉन्ड पोलर जरूर है, लेकिन किसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा है? फ्लोरीन की। तो जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है ये किसके तरफ शिफ्ट होगा? फ्लोरीन की तरफ होगा। ये देखिए इस तरीके से। एंड यहाँ पर लोन पेयर है, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, जा रहा है ना, इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो ऐसे केस में ये तीनों एक डायरेक्शन में खींचने की कोशिश कर रहे हैं बॉन्ड डाइपोल्स, एंड ये लोन पेयर एक साइड में। तो ऐसे केस में अपोजिशन अप्लाई हो रहा है। यहाँ पर अप्लाई हो रहा है क्या अपोजिशन? नहीं। एंड देयरफॉर NF3 की जो डाइपोल मोमेंट मिलती है, ये NF3 की डाइपोल मोमेंट आपको काफ़ी कम मिलती है एज कंपेयर टू अमोनिया। अगर आप लोग इन दो मॉलिक्यूल को कंपेयर करते हैं CH4 एंड CHCl3, तो इन दैट केस यू विल ऑब्जर्व कि दोनों का स्ट्रक्चर सेम है लेकिन डाइपोल मोमेंट्स अलग अलग आते हैं। देखिए मीथेन की अगर बात करें तो मीथेन का जो डाइपोल मोमेंट आता है, ये डाइपोल मोमेंट 0 आता है, म्यू इक्वल टू 0, क्योंकि मीथेन एक नॉन पोलर कंपाउंड है। क्यों? क्योंकि ये देखिए अगर आप लोग डाइपोल मोमेंट्स दिखाते हैं तो डाइपोल मोमेंट्स ये इस डायरेक्शन में जाएगा टूवर्ड्स कार्बन, एंड यहाँ पर ये दो एक दूसरे को कैंसल करेंगे और ये दो एक दूसरे को कैंसल करेंगे, जिसके कारण वेक्टर सम कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। बट इन केस ऑफ क्लोरोफॉर्म में अगर हम लोग देखते हैं तो इट इज़ ऑब्जर्व दैट कि क्लोरोफॉर्म का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। तो इन दिस केस दो टाइप के बॉन्ड्स है, इसका डाइपोल इस डायरेक्शन में आ रहा है लेकिन इसका डाइपोल इस डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में। अब ये देखिए ये इस डायरेक्शन में। सर अब अगर हम लोग ये माने तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर सकते हैं, चलो मान लिया, मीन्स मॉलिक्यूल को ऐसे अजूम कर लो। तो सर ये दोनों एक डायरेक्शन में जा रहे हैं, नहीं अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, इक्वल एंड अपोजिट, तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। हाँ लेकिन ये देखिए ये तो एक ही डायरेक्शन में आ रहे हैं, तो इनका तो वेक्टर सम है। ऑब्वियसली इसमें म्यू इज नॉट इक्वल टू 0 है। जी हाँ, क्योंकि यहाँ पर म्यू इक्वल टू 1.04 डिबे होता है। तो इट इज ऑब्जर्व कि यहाँ पर बॉन्ड में क्या आ जाएगी? पोलैरिटी आ जाएगी। तो डाइपोल मोमेंट से हम लोगों को बॉन्ड्स की पोलैरिटी के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती है। हम लोगों ने आज एक कंसेप्ट पढ़ा, दैट इज आयोनिक कैरेक्टर, मतलब पोलैरिटी इन कोवैलेंट बॉन्ड, बराबर है। वैसे हम लोग एक और कंसेप्ट पढ़ सकते हैं, दैट इज कोवैलेंट कैरेक्टर इन आयोनिक बॉन्ड। कोवैलेंट कैरेक्टर इन आयोनिक बॉन्ड, हम लोगों ने देखा कि कोवैलेंट बॉन्ड में पोलैरिटी आ सकती है, मतलब आयोनिक कैरेक्टर डेवलप हो सकता है। हाँ ठीक वैसे
आयोनिक बॉन्ड के अंदर भी कोवैलेंट कैरेक्टर डेवलप हो सकता है। क्या डेवलप हो सकता है? कोवैलेंट कैरेक्टर। ना ये कैसे पता हो सकता है? तो ये पता करने के लिए हमें एक रूल्स के हिसाब से जाना होता है, जिस रूल को हम लोग कहते हैं फजान्स रूल। कौन सा रूल कहते हैं? फजान्स रूल। जरा सोचिए, मैंने जो हेडिंग दी है कोवैलेंट कैरेक्टर इन आयोनिक बॉन्ड। सर आयोनिक बॉन्ड तो हमें एक पता है, द बॉन्ड विच इज फॉर्म बिटवीन द आयंस, मतलब द बॉन्ड विच इज फॉर्म ड्यू टू कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जी हाँ, उसे हम लोग कहते हैं आयोनिक बॉन्ड। लेकिन आयोनिक बॉन्ड में भी कोवैलेंट कैरेक्टर आ सकता है क्या? आ सकता है। कैसे आ सकता है ये हमें कौन बताता है? फजान्स रूल। अब इसमें हमें कुछ पॉइंट्स को फॉलो करने हैं, और ये पहला पॉइंट है, दैट इज अबाउट द साइज ऑफ आयंस, राइट। द स्मॉलर साइज of cation and larger size of anion, देखिए ऐसे केस में क्या होगा, मैंने ये कंडीशन लिखी है कि कैटायन का साइज क्या है? स्मॉलर है, एंड एनायन का साइज क्या है? लार्जर है। ऐसे केस में आयोनिक बॉन्ड होते हुए भी आप लोगों को उसमें पोलर कैरेक्टर मिलेगा, मतलब उसमें कोवैलेंट नेचर आएगा। कैसे नेचर आएगा? देखो, सपोज हम लोग LiCl के बीच में अगर देखें तो LiCl ये बॉन्ड तो आयोनिक है, लेकिन लिथियम का जो साइज है ये काफ़ी छोटा है एज कम्पेयर टू क्लोरीन। अगर आप लोग यहाँ पर देखें NaCl, तो कैटायन का साइज यहाँ पर बढ़ गया, यहाँ पर दोनों केस में एनायन का साइज कैसे है? सेम है। तो इट इज ऑब्जर्व दैट कि जो छोटा कैटायन है वो क्या करेगा? एनायन को पोलराइज करेगा, मतलब एनायन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपने तरफ खींचने की कोशिश करेगा, एंड देयरफॉर इसके अंदर कोवैलेंट कैरेक्टर ज़्यादा है, ये ज़्यादा कोवैलेंट है एज कंपेयर टू दिस वन, क्योंकि सोडियम क्लोराइड इज प्योरली आयोनिक कंपाउंड। सिमिलरली अगर आप लोग लिथियम क्लोराइड एंड लिथियम आयोडाइड को चेक करें तो इट इज़ ऑब्जर्व दैट कि यहाँ पर एनायन का साइज छोटा है, लेकिन यहाँ पर एनायन का साइज ज़्यादा है। तो ऐसे केस में एनायन का ज़्यादा पोलराइजेशन कहाँ पर होगा? लिथियम आयोडाइड के केस में होगा, एंड देयरफॉर लिथियम आयोडाइड के केस में आप लोगों को कौन सा कैरेक्टर मिलता जाएगा? कोवैलेंट कैरेक्टर। ये कैसा है? आयोनिक है इन दोनों के मुकाबले। इन दोनों के मुकाबले इसमें क्या है? कोवैलेंट कैरेक्टर ज़्यादा प्रेजेंट है। इसमें दूसरा जो फैक्टर होता है ये होता है चार्ज ऑन कैटायन। चार्ज ऑन कैटायन। नाउ इट इज ऑब्जर्व दैट कि ग्रेटर द चार्ज ऑन कैटायन, मोर विल बी द कोवैलेंट कैरेक्टर। मोर विल बी द कोवैलेंट कैरेक्टर। देखिए मैंने क्या लिखा है, मैंने लिखा है कि अगर कैटायन के ऊपर चार्ज ज़्यादा है तो ऐसे केस में कोवैलेंट कैरेक्टर आप लोगों को उस कंपाउंड में ज़्यादा मिलता है। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग इन कंपाउंड्स की स्टडी करते हैं AlCl3, MgCl2 एंड NaCl, तो इट इज़ ऑब्जर्व दैट कि यहाँ से लेके यहाँ तक कोवैलेंट कैरेक्टर डिक्रीज होता है। कोवैलेंट कैरेक्टर क्या होता है? डिक्रीज होता है। सर ऐसे क्यों हुआ? देखिए अगर हम लोग एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव, एल्यूमिनियम क्लोराइड को देखें तो एल्यूमिनियम कौन से स्टेट में? 3 पॉजिटिव स्टेट में। मैग्नीशियम कौन से स्टेट में है? मैग्नीशियम 2+ एंड सोडियम +1 के फॉर्म में है। और मैंने क्या लिखा है कि ग्रेटर द चार्ज ऑन कैटायन मोर विल बी द कोवैलेंट कैरेक्टर। हाँ, यहाँ पर देखिए कैटायन के ऊपर चार्ज ज़्यादा है, इसलिए एनायन का पोलराइजेशन बहुत ज़्यादा होगा, एंड कोवैलेंट कैरेक्टर क्या होता जाएगा? यहाँ पर ज़्यादा आएगा, लेकिन यहाँ पर क्या आएगा? कम आएगा। इसमें तीसरा फैक्टर जो होता है वो होता है ऐसा, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कैटायन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कैटायन। अब ये कैसे? यहाँ पर हम लोग दो कंडीशन पढ़ते हैं। ऐसा कैटायन जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन S2P6D10 है, एंड ऐसा कैटायन जिसका कॉन्फ़िगरेशन S2P6 है। इसका मतलब क्या है, जरा समझने की कोशिश करें। यहाँ पर ऐसा कैटायन है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस कैटेगरी का आ गया? S2P6D10 इलेक्ट्रॉन भरे हुए। यहाँ पर हम लोगों ने कहा कि कैटायन जो है उसमें एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या दिया?
H2P6। तो ऐसे केस में आप लोगों को जो कोवैलेंट कैरेक्टर मिलता है, ये कोवैलेंट कैरेक्टर यहाँ पर ज़्यादा मिलता है। क्यों ज़्यादा मिलता है देखेंगे। दो एग्जाम्पल लेते हैं, CuCl एंड NaCl। देखिए यहाँ पर Cu+1 Na+1 है। कॉपर एटॉमिक नंबर क्या होता है 29। एंड कॉन्फ़िगरेशन अगर देखिए कॉपर का, तो कॉपर का आप लोग कॉन्फ़िगरेशन क्या देते हैं, तो 4s1 3d10। Cu+1 का क्या हो जाएगा 3d10 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो कॉन्फ़िगरेशन आप लोगों को मिलेगा वो कॉन्फ़िगरेशन मिलता है 3d10। यहाँ पर 3s में होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, 3p में भी होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन। ये देखिए ऐसा कॉन्फ़िगरेशन आ गया। इस केस में अगर देखें तो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, तो कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s1 देते हैं। तो Na पॉजिटिव का क्या, तो सर ये इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। हाँ, तो यहाँ पे जो सोडियम है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है 1s2 2s2 2p6। देखिए s2p6 है। इट इज ऑब्जर्व दैट कि यहाँ पर इन केस ऑफ द कैटायन हैविंग कॉन्फ़िगरेशन s2p6d6 इनमें शील्डिंग इफेक्ट काफ़ी कम होता है। सर अब ये शील्डिंग इफेक्ट क्या है, तो शील्डिंग इफेक्ट आप लोगों को पीरियोडिक टेबल में आएगा। शील्डिंग इफेक्ट समझा देता हूँ थोड़ा सा। सपोज करिए कि ये न्यूक्लियस है, ये पहला शेल, ये दूसरा शेल और ये तीसरा शेल। ठीक है, अब आपको दिख रहा है कि ये बाहर का शेल है। ठीक, यहाँ पर अगर इलेक्ट्रॉन है एंड यहाँ पर भी अगर इलेक्ट्रॉन है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, इस इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में होने वाले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बीच में आएंगे। दिख रहा है, मतलब इन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये काफ़ी कम है। क्यों काफ़ी कम है, क्योंकि ये इनके रास्ते में शील्ड बन के आ गए। शील्ड मतलब ढाल। तो ऐसे केस में क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन थोड़े से दूर रहेंगे। बट इन केस ऑफ द कैटायन विथ कॉन्फ़िगरेशन लाइक दैट 3s2p6d10, इस केस में क्या होता है कि d ऑर्बिटल का जो शील्डिंग इफेक्ट होता है वह काफ़ी कम होता है। तो d ऑर्बिटल का शील्डिंग इफेक्ट, मान लीजिए कि ये d ऑर्बिटल है और ये बाहर वाला कोई s या p होगा, शील्डिंग इफेक्ट अगर कम है तो इसका मतलब क्या, ये न्यूक्लियस इन बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को भी स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा। मतलब ये बाहर से आने वाले इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की एबिलिटी रखता है, मीन्स एनायन को पोलराइज कर सकता है। एंड देयरफॉर ऐसे केसेस में कोवैलेंट कैरेक्टर ज़्यादा मिलता है एज कम्पेयर टू दिस। यहाँ पे नहीं होता। P का शील्डिंग इफेक्ट काफ़ी अच्छा होता है एज कम्पेयर टू D। इसीलिए हजान्स रूल के हिसाब से हम लोग आयोनिक बॉन्ड में कोवैलेंट कैरेक्टर को ढूंढ सकते हैं। अब इस लेसन का आखिरी और मज़ेदार कंसेप्ट समझते हैं, जिससे हम लोग नाम देंगे रेजोनेंस। से हमने नाम क्या दिया है, रेजोनेंस। नाउ रेजोनेंस क्यों पढ़ते हैं और इसका इम्पोर्टेंस क्या है, तो जनरली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो बहुत ज़्यादा आता है। रेजोनेंस एक ऐसा फिनोमिना होता है जिसमें हम लोग एक ही मॉलिक्यूल या फिर आयन के लिए एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर लिख सकते हैं, वो भी इस तरीके से कि जिसमें एटम्स को हम लोग अपनी जगह से नहीं हिलाते लेकिन इलेक्ट्रॉन की पेयर को हटा देते हैं, मतलब शिफ्ट कर सकते हैं। मीन्स जो लेविस स्ट्रक्चर हम लोग लिखते हैं किसी कंपाउंड के लिए या फिर किसी आयन के लिए, हम एक से ज़्यादा टाइप से दे सकते हैं। कैसे दे सकते हैं समझते हैं। फॉर एग्जांपल CO3 नेगेटिव, इसे हम लोग कार्बोनेट आयन कहते हैं। सिंपली आप लोग इसे कार्बोनेट आयन भी कह सकते हो। एंड इस कार्बोनेट आयन को मैं 3 अलग अलग तरीके से आपके सामने लिख सकता हूँ। सपोज करिए कि ये कार्बोनेट आयन को मैं पहले ऐसे लिख देता हूँ। देखिए, अगर मैंने इसे इस तरीके से लिखा तो आप लोगों को लोन पेयर्स रखना आता है। हम लोगों ने ये पढ़ के रखा है, लेविस स्ट्रक्चर जब बनाए थे कंपाउंड्स के। तो ये हो गया एक स्ट्रक्चर। अब दूसरा स्ट्रक्चर जो है ये मैं कुछ ऐसे बना देता हूँ। देखिए, दूसरा स्ट्रक्चर जो है ये मैंने कुछ इस तरीके से अगर बना दिया तो क्या ये स्ट्रक्चर आप लोग रॉन्ग है ऐसा कह सकते हो? बिल्कुल नहीं। ये भी स्ट्रक्चर कार्बोनेट आयन के लिए बिल्कुल सही है, वैलिड है। हम इसे एक और तरीके से बनाकर दिखा सकते हैं। जस्ट इमेजिन कि कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन मैं अब इस साइड में रख देता हूँ।
तो आप लोगों के सामने जो कार्बोनेट का स्ट्रक्चर अब आएगा, ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से आएगा कुछ इस तरीके से, मीन्स नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3। इनफैक्ट इन तीन में से कोई अकेला स्ट्रक्चर कार्बोनेट आयन की पूरी प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन नहीं कर सकता। क्या बात कर रहे हैं सर? हाँ, मैंने कहा है कि इन तीन में से कोई भी अकेला स्ट्रक्चर कार्बोनेट आयन की पूरी प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन नहीं कर सकता, बल्कि इन तीनों का मिक्सचर जो भी आएगा, मतलब इन तीनों का हाइब्रिड जो आएगा, वो कार्बोनेट आयन की पूरी प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन कर सकता है। तो फिर इन्हें हम लोग क्या कहेंगे? इन्हें हम लोग कहते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। क्या कहते हैं? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, या फिर इन्हें हम एक और नाम देते हैं, दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स। क्या कहते हैं इसे? कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स कहते हैं। एंड मॉलिक्यूल का जो एक्चुअल शेप होता है, एक्चुअल मॉलिक्यूल की अगर हम लोग बात करें तो जो एक्चुअल मॉलिक्यूल होता है उसे हम लोग कहते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। इसे हम लोग क्या कहते हैं? रेजोनेंस हाइब्रिड। तो 1, 2, 3, इन तीन में से कार्बोनेट आयन का स्ट्रक्चर कौन सा? कोई नहीं। ये तीनों के तीनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है। एंड एक्चुअल स्ट्रक्चर अगर दिखाना है तो हम लोग डबल बॉन्ड को यहाँ दिखाएंगे और यहाँ पर भी दिखा सकते हैं। अब रेजोनेंस का एक और एग्जांपल देखिए। सपोज करिए कि आपके पास ओजोन मॉलिक्यूल है, तो ओजोन मॉलिक्यूल के लिए आप लोगों ने कितने स्ट्रक्चर पढ़े हैं? आप लोगों को पता है कि ओजोन का एक स्ट्रक्चर आप लोग ऐसे पढ़ते हो। इनफैक्ट ओजोन का एक और स्ट्रक्चर हम लोग ऐसे पढ़ सकते हैं या नहीं? देखिए बॉन्ड्स की पोजीशन को चेंज करके। यहाँ पर अगर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को देखें तो सर ऑक्सीजन के 2 बॉन्ड बने मतलब 2 पेयर है, 3 बने हैं मतलब एकच पेयर है, एकच बना है मतलब 3 पेयर है, राइट। तो ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स कुछ इस तरीके से हैं। तो ओजोन के केस में इन 2 स्ट्रक्चर्स को आप लोग क्या कहेंगे? स्ट्रक्चर नंबर 1 एंड स्ट्रक्चर नंबर 2, इन्हें हम लोग क्या कहेंगे? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। इनफैक्ट इट इज ऑब्जर्व दैट कि यहाँ पर बॉन्ड लेंथ होती है 121 पिकोमीटर की, डबल बॉन्ड ये 148 पिकोमीटर का होता है सिंगल बॉन्ड, एंड ये होता है 121 पिकोमीटर का। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो इट इज ऑब्जर्व दैट कि ओजोन भी 2 फॉर्म में अपीयर हो रहा है, 2 फॉर्म में अपीयर हो रहा है। एंड इन दोनों स्ट्रक्चर्स को मिलाकर हम लोग ओजोन के लिए एक ऐसा स्ट्रक्चर दिखा सकते हैं जिसमें डबल बॉन्ड थोड़ी देर के लिए यहाँ पर है, थोड़ी देर के लिए यहाँ पर भी है। एंड इट इज ऑब्जर्व दैट, देखिए हम लोगों ने इसे लिखते समय डबल एंड सिंगल लिखा, तो दोनों के दोनों जो बॉन्ड्स है, डबल बॉन्ड एंड सिंगल बॉन्ड, इनकी बॉन्ड लेंथ अलग अलग है। 148 पिकोमीटर सिंगल बॉन्ड की है एंड 121 पिकोमीटर डबल बॉन्ड की है। बट इट इज ऑब्जर्व दैट कि जब हम लोग ओजोन के केस में बॉन्ड लेंथ चेक करते हैं तो ये जो बॉन्ड लेंथ आपको मिलती है ये ना ही पूरी तरीके से सिंगल मिलती है और ना ही पूरी तरीके से डबल मिलती है, बल्कि ये हो जाती है 128 पिकोमीटर ईच। ये भी 128 पिकोमीटर की हो जाती है। तो ऐसी केस में अब आप लोगों के सामने ये जो स्ट्रक्चर आया इसे हम लोग कहेंगे रेजोनेंस हाइब्रिड। मीन्स रेजोनेंस हाइब्रिड की अगर हम लोग बात करें तो ये क्या हो गया? एक्चुअल स्ट्रक्चर। तो बेसिकली रेजोनेंस एक ऐसा फिनोमिना है जिसमें एक ही मॉलिक्यूल के लिए आप एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर लिख सकते हैं। एंड ऐसा करते समय हम लोग एटम्स को उनकी जगह से नहीं हटाते बल्कि इलेक्ट्रॉन्स के पेयर्स को हटा सकते हैं ना। यहाँ पर एक छोटा सा कंसेप्ट और समझना है हमें, दैट इज रेजोनेंस एनर्जी। अब देखिए ये जितने सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, इन सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की कोई ना कोई एनर्जी है एंड सबकी एनर्जी कम ज़्यादा है, इक्वल तो नहीं है। तो फिर रेजोनेंस एनर्जी का मतलब क्या होता है? तो रेजोनेंस एनर्जी का मतलब होता है डिफरेंस इन द एनर्जी, जिसे हम लोग कह सकते हैं डिफरेंस इन एनर्जी, डिफरेंस इन एनर्जी बिटवीन द मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर एंड द रेजोनेटिंग forms,
द रेजोनेटिंग फॉर्म्स। देखिए रेजोनेंस एनर्जी क्या है? इट इज द डिफरेंस इन एनर्जी बिटवीन मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होना चाहिए, एंड द रेजोनेटिंग फॉर्म्स, इसे हम लोग कहते हैं रेजोनेंस एनर्जी। ना रेजोनेंस के कारण देखिए, रेजोनेंस के कारण क्या हुआ, एक काम तो ऐसे हुआ कि ऑल बॉन्ड्स बिकम इक्वल, सारे के सारे जो बॉन्ड है ये क्या बन जाते हैं, इक्वल बन जाते हैं। एंड रेजोनेंस के कारण मॉलिक्यूल या फिर आयन जो है ये स्टेबलाइज होते हैं। मीन्स रेजोनेंस कई सारे मॉलिक्यूल या फिर आयन की स्टेबिलिटी बताने में हमारी हेल्प करता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द रेजोनेंस। एंड यहाँ पर आके आपका एक इम्पॉर्टेंट यूनिट फिनिश होता है, दैट इज केमिकल बॉन्डिंग।